हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन 20 है। डीएसएसबी के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड 20 पार्ट्स में आते हैं, तो बस मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है। आज हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो सिलेबस दिया हुआ था उस सिलेबस से हमारे इस डीएसएसबी का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, तो पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस से हम किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मैंने फ़र्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने डीएसएसबी भी क्लियर कर लिया है, तो मुझे इसका पूरा आइडिया है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से अपने पेपर को प्रिपरेशन करना है। हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि बैक ईयर्स के हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी हैं और ये पता है कि हमें क्वेश्चन इसी तरीके से आने, क्योंकि एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो अब ऑफलाइन तो नहीं ही होने वाला है। ये आप सोच के रखिए, माइंड प्रिपेयर करके रखिए। अगर ऑफलाइन हो जाता है तो दी बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पास ऑप्शंस थोड़ा ज़्यादा होता है, आप क्वेश्चन को कई बार पढ़ते हैं। पेपर एग्ज़ाम देते वक्त आप कितनी बार रिपीट करके पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, जो इजी लगते हैं पहले आप उसको क्लियर करते हुए जा सकते हैं। फिर आप नंबर वाइज उसको देख लेते हैं कि मैंने इसको किया है नहीं किया है, फिर आप पीछे आ जाते हैं। बट ऑनलाइन में आपको मैं बताऊंगी कि ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड सेक्शन है, इसमें क्या करेगा कि 20 क्वेश्चन का एक बना देगा स्लॉट। आप 20 क्वेश्चन में ही बैक जा सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया और आपने सबमिट कर दिया, तो वो आपका सबमिट हो जाता है, फिर रीओपन नहीं होता। मैं पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन की थोड़ी कमी होती है, हम उसको देख नहीं पाते कि क्या हमने पिछला वाला सही किया है, ऑब्जेक्ट लगाया, अच्छा ठीक है, अभी लग रहा है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लग रहा है, अभी देते देते एग्ज़ाम याद आ जाता है, फिर हम बैक जाते हैं। बट 20 क्वेश्चन हमारा सबमिट हो गया तो हम बैक नहीं जा सकते। और वो 20 क्वेश्चन क्या, अगर पहले के 100 क्वेश्चन और 120 पे आप आ गए हो तो आपका वो 120 सेव हो चुका है, अब वो नहीं ओपन होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि स्टडी इस तरीके से करनी है कि हम उसको प्रिपेयर ही ऐसा करें कि हम आगे चल के एग्ज़ाम टाइम में जो हमारे पास 1 आवर 2 आवर 3 आवर का एग्ज़ाम है उसमें हम कंफ्यूज ना हों। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखना, मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया है। उसमें सिलेबस में पहले कैसे स्टार्ट हुआ था, आद्य ऐतिहासिक इंडियन हिस्ट्री ही है ओनली। हम इसमें देखते हैं इस 20 सेक्शन में कि एक भी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर आया है या सारा कुछ इंडियन हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो हीनयान और महायान भी हमें उस जो गुफाओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हीनयान महायान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हीनयान दृष्टिकोण को 8th 9th 10th 12th 13th एंड 15th ये सारी गुफाएं हीनयान के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। तो ये हमारा हो गया अजंता गुफा से रिलेटेड। तो अजंता गुफा हमारी कब से है, ये चीज़ें हमें पूरा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पद्म पाणी, ये भी अजंता से ही रिलेटेड है। पद्म पाणी चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का रंग कौन सा है। तो ये इसका ऑप्शन है ब्लू। ब्लू कलर में जो बुद्ध थे वो ब्लू कलर में बने हुए हैं। पद्म पाणी जो पोज है, मुद्रा है, उसका ये क्वेश्चन किया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसमें हमने एक यूनिट 1 में हमने आर्य सभ्यता भी पढ़ा था कि एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो आर्य सभ्यता से आया है। तो स्क्रिप्ट और तांबा को हम देखते हैं, जो सिंधु सभ्यता के किस साक्ष्य से स्क्रिप्ट और तांबा से के कारण हम पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जानते हैं सिंधु सभ्यता को।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीर में दिखाई देती है? आलमगीर में हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। ये भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया था? तो ये रॉक कट जो आर्किटेक्चर था, रॉक कट मीन्स कोई भी पहाड़ होगा उसको कट करके जो आर्किटेक्चर बनाया गया होगा वो धौलावीरा में थी। 5वीं शताब्दी में ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? तो ये जो 5वीं शताब्दी था ये गुप्त पीरियड था, उसमें ध्यान मग्न बुद्धा बने थे। विहार गुफाओं आप देख सकते हैं 3rd to 7th, ये सारा आपका ये कुछ हड़प्पा सभ्यता से आ गया, कुछ अजंता गुफा से आ गया। तो विहार गुफाओं का अर्थ क्या होता है? निवास हाल के साथ मठ। ठीक है, विहार जो गुफाएं होती हैं उसमें क्या पिलर पिलर बने होते हैं, सामने बौद्ध जी की मूर्ति होती है और एक बरामदा होता है, और बरामदे के जो किनारे किनारे एक एक दरवाजे खुले होते हैं, उसमें निवास के लिए पूरा बाकायदे 2 सीटर बेड बने, बेड टाइप पत्थर से ही काट के बनाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे जो कलाकार होते थे वो उसमें निवास करते थे। तो विहार गुफा को निवास हाल या मठ कहते थे। देखिए फिर हड़प्पन आ गया। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो हड़प्पन सील जो होती थी वो संपत्ति का स्वामित्व के लिए, जैसे आज के ज़माने में करेंसी हो गई, कॉइन हो गया, नोट हो गया, उस तरीके से जो सील होता था, उपयोग किया जाता था, वो संपत्ति का स्वामित्व के रूप में उपयोग किया जाता था। पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि है क्योंकि हाथ में इसमें कमल था। तो पद्म को कमल का पर्यायवाची पद्म होता है। जो पद्मपाणि लिया हुआ है उसके हाथ में कमल होता है, उसको पद्मपाणि कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? अब ये समय आ गया गांधार से। हम गांधार भी पढ़ेंगे हमारे यूनिट में। गांधार यूनिट 1 में ही गांधार है। तो आप एक बार ये चीज़ नोट डाउन करते जाइए कि हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। मैंने प्रागैतिहासिक स्टार्ट कर दिया था। मेरी पिछली वीडियो जो स्टार्ट हुई थी आर्ट क्लासेस एजुकेशन, जो प्रिपरेशन के लिए हमने तैयार की थी, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियोस हैं जो कि प्रागैतिहासिक से स्टार्ट है। मैं उसका भी कंटिन्यू करूँगी। बीच में एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, इस वजह से इसमें नोटिफिकेशन और डेट्स वगैरह बताने में और यूनिट ये सिलेबस वगैरह बताने में थोड़ा सा वो ब्रेक हो गया, बट वो मैं कंटिन्यू करूँगी और मेरे वीडियो पे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी। हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं डीएसएसबी का वो पूरी तरह से मैं बताऊँगी। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो पहला है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? पुष्यमित्र। तो ये हम आ गए शुंग काल में। शुंग काल भी फर्स्ट सेक्शन में ही है। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? ये फिर से आ गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सभ्यता, जमहुदड़ो। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो राजा अशोक ने पत्थर का उपयोग करना शुरू किया अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पत्थर की मारा विजय मूर्तिकला किस गुफा से संबंधित है? गुफा संख्या में है स्थित है 26 नंबर गुफा में मारा विजय मूर्तिकला स्थित है। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? देवी गॉडेस जो हड़प्पा सभ्यता में मिली थी, उनकी जो सिर पे जो कैप की तरह, टोपी की तरह बना है, वो पंखे की आकार की बनी हुई है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ये हमें ध्यान देना है कि अभी ये पहले सेक्शन में ही कुषाण, शुंग, हड़प्पा, अजंता, गुप्त काल, ये सारे पीरियड्स को लेके चल रहे हैं। कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? तो ये सरकार संग्रहालय मथुरा, गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मथुरा में स्थित है। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है?
तो गंगा के किनारे मौर्य शासन में, अब ये शुंग हो गया, गुप्त हो गया, मौर्य हो गया, ये सब काल चल रहे हैं इस वाले सेक्शन में। तो बिहार में ये स्थित है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला बिहार में स्थित है। डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? डोमाबाद, इसको हम डैमाबाद भी कह सकते हैं, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये हम आपको एनालिसिस करना है इसमें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वज्र पर्यंकासना मुद्रा। ठीक है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस वाले सेक्शन में आ गया है। तो मैं ये एक बार सारे सेक्शन आपको क्लियर कराऊंगी कि हमारा ये जो DSSB का सिलेबस था उसमें किस तरीके से, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये DSSB का KVS का है, बट KVS और DSSB में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मैंने देखा है कि दोनों में ही लगभग सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के स्टाइल कुछ चेंज हो जाते हैं क्योंकि नए तरीके से पेपर बनाया जाता है, तो स्टाइल चेंज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका सिलेबस उसमें नहीं आता। ठीक है, तो हम इसको भी वॉच करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से ब्लाइंडली देखते चलेंगे, सब कुछ देखते हुए चलेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए इस सब्जेक्ट के। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगी, एनालिसिस पेपर लाऊंगी, जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस धर्म से, कहाँ से, किस तरीके से मॉडर्न आर्ट हिस्ट्री का कब से स्टार्ट होता है इस पेपर में, वो भी हम देखेंगे कि मॉडर्न कलाकारों का नाम कब से आना शुरू होता है, किस किस सेक्शन से कितने सेक्शन है। ये पहला सेक्शन हुआ अपने सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन। अब ये हम आगे देख सकते हैं कि जैसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड दूसरा आता है, इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देगा ये। तो 20 जो सेकेंड नंबर है वो 20 क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।